हेलो स्टूडेंट। आज के इस हीट ट्रांसफर के लेक्चर में हम बात करेंगे थर्मल डिफ्यूजिविटी के। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात कर ली थी आपकी, जो प्रीवियस लेक्चर था आपका, उस प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था कि जो कंडक्टिविटी थी के आपकी सॉलिड, लिक्विड और गैस, उसमें किस तरीके से चेंजेस होती हैं। तो सॉलिड के लिए हमने बताया था आपके लिए कि सॉलिड है, अगर आपका मेटल है और उस मेटल में आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो तो आपकी थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। ठीक है, हमने ब्रीफली बताया था क्यों हो रहा है ऐसा। फिर नॉन मेटल की हम बात करते हैं जब, तो नॉन मेटल में जो टेम्परेचर आप जब इंक्रीज करेंगे तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। ऐसे ही हमने लिक्विड के लिए बताया था आपके पास कि लिक्विड के केस में टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा, तो जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था तो कंडक्टिविटी लिक्विड की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी डेंसिटी की पावर 4/3। ठीक है, डेंसिटी की पावर 4/3 थी। तो अब आपको पता है कि जब टेम्परेचर किसी भी लिक्विड का इंक्रीज करते हैं तो उसकी डेंसिटी में कमी आती है, डेंसिटी डिक्रीज होती है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर अगर लिक्विड है तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी भी कम होगी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है, और जैसे हमने फिर गैसेस की बात करी थी आपके पास, तो गैसेस में भी जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे तो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो आपके जो मॉलिक्यूलर कोलिजन है वो इंक्रीज हो रहे हैं, मॉलिक्यूलर कोलिजन इंक्रीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है, जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो रही है। आपको पता है कि लिक्विड और गैसेस में जो कंडक्शन होता है वो मॉलिक्यूलर कोलिजन की वजह से होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपकी थर्मल डिफ्यूजिविटी के बारे में कि थर्मल डिफ्यूजिविटी होती क्या है। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी थर्मल डिफ्यूजिविटी। थर्मल डिफ्यूजिविटी अल्फा, अल्फा से इसको डिनोट करते हैं। तो थर्मल डिफ्यूजिविटी अल्फा होती है आपकी, अल्फा इज इक्वल टू के वाई रो सी पी, के वाई रो सी पी, तो इसका ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, यानी कि जो डेंसिटी है, ओ सॉरी, जो थर्मल डिफ्यूजिविटी है वो आपकी क्या होती है, अल्फा इजिकल टू के अपॉन रो सी पी है। तो यहाँ पर क्या है, जो सी पी है आपका, हीट कैपेसिटी है आपकी सी पी, उसकी यूनिट क्या है, किलो जूल पर के जी इंटू कैलविन। ये क्या है आपकी सी पी, क्या बताती है, एबिलिटी टू स्टोर हीट, स्टोर हीट। ठीक है, तो इस केस में ये स्टोर हीट के केस में है। इस केस में अगर सीपी की अगर बात करें यूनिट की, किलो जूल पर केजी इंटू केल्विन, तो इसमें जो हीट कैपेसिटी है, इसमें जो हीट आपकी स्टोर हो रही है, जो आपकी हीट स्टोर हो रही है वो आपकी पर यूनिट मास में हो रही है, पर यूनिट मास में। ठीक है, अब अगर हम बात करें रो सीपी, रो सीपी, तो रो सीपी तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, अब रो की डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, केजी पर मीटर क्यूब। ये भी तो आपकी हीट कैपेसिटी है, केजी पर मीटर क्यूब इंटू किलो जूल पर केजी इंटू कैलविन। किलो जूल सॉरी, केजी से केजी कैंसिल, तो हमारे पास बचा है यहाँ पर किलो जूल मीटर क्यूब इंटू कैलविन। तो इस केस में जो हीट स्टोर हो रही है वो आपकी पर यूनिट वॉल्यूम में हो रही है, पर यूनिट वॉल्यूम में। तो यहां से हमें क्या पता लगेगा, अब देखिएगा यहां से हमें एक यहां से हमें एक कंसेप्ट पता लगेगा कि दोनों ही आपकी
क्या है? दोनों ही दोनों ही हीट कैपेसिटी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, लेकिन डिफरेंस यह है कि एक पर यूनिट मास स्टोर कर रही है, पर यूनिट मास में हीट स्टोर कर रही है, और एक आपकी पर यूनिट वॉल्यूम में हीट स्टोर कर रही है। एक पर यूनिट मास में है, एक आपकी पर यूनिट वॉल्यूम में है। तो यहां से आपको क्या पता लगा? अल्फा इज इक्वल टू के अपॉन रो सी पी। यहां पर ये जो के है वो क्या बताता है आपको? एबिलिटी टू ट्रांसफर हीट, एबिलिटी टू ट्रांसफर हीट। और ये जो रो सीपी है वो क्या बताता है? एबिलिटी टू स्टोरिंग हीट, एबिलिटी टू स्टोरिंग हीट। ठीक है, इसलिए जो अल्फा है, देन अल्फा आपका क्या बता रहा है? अल्फा इज शोइंग रिलेटिव एबिलिटी टू ट्रांसफर एंड एब्जॉर्बिंग पर यूनिट मास, एब्जॉर्बिंग हीट पर यूनिट मास। यानी कि अल्फा इज शोइंग relative relative ability to transfer and absorbing heat per unit volume, क्लियर हो गया? यहां से ये आपका क्या है? ट्रांसफर, ये स्टोरिंग। तो अल्फा क्या बता रहा है हमारे लिए? अल्फा बता रहा है एक रिलेटिव आपकी एबिलिटी है, एक सापेक्ष एबिलिटी, जिस जो आपकी ट्रांसफर और एब्जॉर्बिंग पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी हीट आपकी ट्रांसफर और कितनी आपकी हीट एब्जॉर्ब होगी, उसको आपका अल्फा बता रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं। अब मतलब क्या है? अल्फा जो था वो आपका था के अपॉन रो सी इंटू पी, सॉरी के सफिक्स रो इंटू सी सफिक्स पी, सी पी। तो यहां से अगर मैं बात करूं इसकी यूनिट की निकालने की, तो अल्फा की यूनिट निकालने के लिए थर्मल कंडक्टिविटी किसमें था आपके पास? थर्मल कंडक्टिविटी था आपके पास वॉट पर मीटर इंटू कैलविन। ठीक है, डेंसिटी की यूनिट क्या थी? केजी पर मीटर क्यूब। सीपी क्या थी आपके पास? किलो जूल। ठीक है, किलो जूल, या फिर ऐसा करो उसको जूल ले लो, जूल पर केजी इंटू कैलविन। ये आपके पास यूनिट आ गई। अब हमें पता है कि हम वॉट को हम जूल पर सेकंड भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से आपके पास जो अल्फा आ जाएगा वो आ जाएगा जूल पर सेकंड इंटू 1 मीटर इंटू कैलविन अपॉन, ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा? अपॉन में आ गया आपके पास जूल केजी अपॉन मीटर क्यूब केजी इंटू कैलविन। ठीक है, ये अब देखते हैं क्या क्या चीज से कट रही है। इस केजी से ये केजी कैंसिल, ठीक है, और इस जूल से ये जूल कैंसिल, 1 मीटर से 1 मीटर, यहाँ मीटर बचा आपका मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर और कैलविन से आपका कैलविन कैंसिल, तो आपकी जो फाइनली यूनिट बचेगी अल्फा की वो बचेगी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये इसकी क्या है? आपकी यूनिट है।
सेम यूनिट किसकी थी? काइनामेटिक विस्कोसिटी की थी। फ्लूइड मैकेनिक्स में आपने पढ़ा होगा काइनामेटिक विस्कोसिटी। ठीक है, काइनामेटिक विस्कोसिटी या फिर मास ट्रांसफर में आपकी मास डिफ्यूजिविटी की यूनिट यही होती है। ठीक है, तो यानी कि डिफ्यूजिविटी हमें क्या बता रही है कि कितनी तेजी से आपका जो मटेरियल है वो आपका हीट को ट्रांसफर करेगा और उसको एब्जॉर्ब करेगा। तो किसी भी अगर कोई भी प्रोसेस हो रही है, कोई भी प्रोसेस तब तक होगी, कोई भी प्रोसेस तब तक उसमें हीट का ट्रांसफर और हीट का एब्जॉर्प्शन जो भी है वो तब तक होगा जब तक कि दोनों ही क्या ना आ जाए, आपके इक्विलिब्रियम को अटेन ना कर ले। जैसे इक्विलिब्रियम अटेन किया, हीट और मास दोनों ही आपके रुक जाते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास अल्फा क्या था, के अपॉन रो सी पी। ठीक है, अब मैं यहाँ लेता हूँ केस वन, दो केस ले लेता हूँ, केस वन एंड केस टू। अब अगर मुझे किसी में अगर मुझे चेंज देखना है तो मुझे एक क्वांटिटी को फिक्स करना पड़ेगा। लेट सपोज मैंने क्या किया, जो हीट कैपेसिटी है आपकी, सॉरी जो आपकी हीट स्टोरिंग कैपेसिटी है उसको मैंने कांस्टेंट ले लिया। अगर मैं इसको कांस्टेंट लूंगा तभी तो मैं के में क्या चेंज हो रहा है अल्फा के चेंज होने पर, या फिर सॉरी के में क्या के अगर चेंज हो रहा है तो अल्फा में क्या चेंज होगा, तभी तो हम देख पाएंगे जब इसको एक चीज़ को हमें कांस्टेंट रखना पड़ता है। ठीक है, किसी भी चीज़ में इफेक्ट देखने के लिए हमें दूसरी चीज़ को कांस्टेंट रखना पड़ता है। मान लीजिए पहले केस में जो कंडक्टिविटी आई वो 8 आई, दूसरे केस में आपकी 10 आई। हीट कैपेसिटी दोनों की सेम है, दो और दो। तो पहले केस में जो अल्फा वन आया इस केस में वो अल्फा वन कितना आया, 4 आया। इसमें अल्फा टू कितना आया, 5 आया। तो मतलब कि अल्फा टू इज ग्रेटर देन अल्फा वन। तो मतलब क्या हुआ, फॉर द सेम स्टोरेज कैपेसिटी, फॉर द सेम स्टोरेज कैपेसिटी, फॉर द सेम स्टोरेज कैपेसिटी, अगर आपके मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है, जिस मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है तो उस मटेरियल की जो थर्मल डिफ्यूजिविटी है वो भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो और वह जल्दी से आपका क्या कर लेगा, इक्विलिब्रियम को अटेन कर लेगा। मतलब क्या है, यहाँ से क्या चीज़ें निकली फाइनली, यहाँ से हमारे पास क्या आया, फॉर द सेम, फॉर द सेम स्टोरेज कैपेसिटी, फॉर द सेम स्टोरेज कैपेसिटी, फॉर द सेम स्टोरेज कैपेसिटी गिवन और गिवन स्टोरेज कैपेसिटी, और गिवन स्टोरेज कैपेसिटी, जिस मटेरियल की, जिस मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, जिस मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, ज़्यादा होगी, वह उतनी ही जल्दी इक्विलिब्रियम को अटेन कर लेगा, इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा। ठीक है, कर लेगा। तो मतलब कि यदि आपकी जो आपने क्या किया, जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसको अगर आपने सेम रख दिया तो उस सेम स्टोरेज कैपेसिटी के लिए जिस मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी वो मटेरियल जल्दी आपके क्या कर लेगा, इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा और उसकी थर्मल डिफ्यूजिविटी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, यानी कि जिस मटेरियल की, ठीक है, अल्फा वैल्यू ज़्यादा होगी, जिस मटेरियल की अल्फा वैल्यू ज़्यादा होगी वह क्या करेगा, उतनी ही जल्दी इक्विलिब्रियम को अटेन कर लेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। यानी कि आपने देखा था अल्फा टू इज ग्रेटर देन अल्फा वन था प्रीवियस केस में, तो वो जो अल्फा टू था वो अल्फा वन के अपेक्षा ज्यादा जल्दी इक्विलिब्रियम को अटेन कर लेगा। ठीक है, ये बात होगी हमारी थर्मल डिफ्यूजिविटी की। अब हम बात करते हैं कंडक्शन की जनरलाइज इक्वेशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। ठीक है, तो हम बात करेंगे जनरलाइज्ड जनरलाइज्ड
differential equation, generalized differential equation of conduction in Cartesian coordinate system। ठीक है, हम क्या बात करते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे आपको पता है कि अगर इस पॉइंट पर ये जो आपके पास एक पाइप है, इसकी डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, dx है। यहाँ प्रेशर अगर P है तो यहाँ पर आप क्या देखते हैं, P प्लस डो पी डो एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ये तो आता है, प्लस हायर ऑर्डर टर्म, उनको हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं हायर ऑर्डर टर्म को। ठीक है, तो ये कहाँ से आता है, ये आता है आपका, ये आता है आपका टेलर सीरीज से। ठीक है, ये आपका आता है टेलर सीरीज से। तो इसी चीज का यूज करके हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम चीजों को एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो बनाते हैं। ठीक ठीक है, हाँ, ये आपको पता है, दिस इज वाई डायरेक्शन, दिस इज एक्स डायरेक्शन, दिस इज जेड डायरेक्शन। ये तो क्लियर है आई होप। एक्स डायरेक्शन में जो हम जो थिकनेस ले रहे हैं, डिस्टेंस आपकी डी एक्स ले रहे हैं। ठीक है, जेड डायरेक्शन के लिए हम ले रहे हैं आपकी डी जेड, और आपकी वाई डायरेक्शन के लिए ले रहे हैं हम डी वाई। ठीक, एक्स डायरेक्शन में जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो आपका क्यू एक्स हो रहा है, इनपुट ये हो रहा है, तो आउटपुट कितना मिलेगा, क्यू एक्स प्लस टी एक्स। ठीक है, ये जो डायरेक्शन है आपकी, ये आपकी वाई डायरेक्शन है। यहाँ पर हम देख रहे हैं क्यू ऑफ वाई, और यहाँ जो ऊपर हमें मिलेगा क्यू वाई प्लस टी वाई। ठीक है, अब इस डायरेक्शन में यहाँ हम देखते हैं तो ये आपका, सॉरी, ठीक है, अब हम देखते हैं इस डायरेक्शन में, ये आपका क्यू जेड, और यहाँ आपको मिलेगा क्यू जेड प्लस टी जेड। ठीक है, यहाँ आपको मिलेगा क्यू जेड प्लस डी जेड। ठीक है, तो हम अब हम हर एक चीज़ को एनालाइज करेंगे कि वन बाई वन क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो आपको ये तो पता है कि मैंने आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ाया था कि यदि आप किसी कोई इनपुट दे रहे हैं 10, ये आपका कोई सिस्टम है, और आपको मिल रहा है 8, तो 2 क्या हो गया, वो उस सिस्टम में स्टोर हो गया। ठीक है, तो इसी फंडे का हम यूज़ करें, कितना जनरेट हुआ, कितना इनपुट दिया आपने, इसी फंडा का यूज़ करके हम आगे इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम इसमें क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे, एज्यूमिंग, एजम्पशन हमारे पहला, एज्यूमिंग एज्यूमिंग दिस मटेरियल इज होमोजीनियस।
ये आपका मटेरियल होमोजीनियस है, मतलब क्या है, इसकी जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट है। हीट ट्रांसफर में हम जब भी बात करेंगे होमोजीनियस की, तो डेंसिटी हम क्या लेंगे, कांस्टेंट लेंगे। तो आपको पता है कि जो चेंज होगा, किसी भी चीज में अगर चेंज होता है तो वो किसके बराबर होता है, चेंज किसके बराबर होता है, कितना आपके पास इनपुट है, कितना आपने जनरेट किया, और कितना आपको आउटपुट मिला। ठीक है, यानी कोई भी चीज में बदलाव जो चेंज होता है, वो आपका इनपुट कितना है, आउटपुट कितना है, और कितना आपने जनरेट किया, ठीक है, उसके बराबर होता है। तो इसी चीज का यूज करके हम देखते हैं। तो मतलब क्या है, देन हम इस चीज का यूज करेंगे। तो मतलब क्या है, चेंज मतलब स्टोर, तो ई स्टोर यानी एनर्जी स्टोर किसके बराबर होगी, कितना आपने इनपुट दिया, कितना आपका आउटपुट था, और कितना आपको जनरेशन हुआ। ठीक है, कितना आपका जनरेशन हुआ। मान लीजिए आपके पास फ्लूइड मैकेनिक्स में मैंने बताया था आपको, यहां से मैंने 10 यूनिट किसी चीज को भेजा और आपको 8 यूनिट मिल रहा है, तो 2 यूनिट क्या हो गया, वो जनरेट हो गया। ठीक है, तो आपको अल्टीमेट आपको क्या हुआ, मिला 10 ही है, लेकिन जो जो जनरेशन में स्टोर जो मास बनाने में किसका काम लिया, वो 2 ने काम कर दिया। तो मतलब क्या है, अगर आप किसी की स्टोरिंग पावर निकालनी है, तो स्टोरिंग पावर कैसे निकालेंगे, कितना आपने इनपुट दिया, कितना आपने आउटपुट दिया, ठीक है, कितना आपके पास जनरेशन है। ठीक है, इससे हम इस चीज को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मानते हैं वहां पे लेट क्यू जनरेशन, लेट क्यू जनरेशन वी क्यू जनरेशन वी द heat generated heat generated per unit volume। ठीक है, हीट जनरेटेड पर यूनिट वॉल्यूम, यानी हमारे पास जो क्यू है आपका, वो क्या है, हीट जनरेशन पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी जनरेशन हम निकालेंगे, तो वो कैसे निकालेंगे, कितनी एनर्जी जनरेट हुई है, तो जनरेशन एनर्जी कैसे निकालेंगे, क्यू जनरेशन इंटू वॉल्यूम, क्यू जनरेशन इंटू वॉल्यूम। अब क्यू जनरेशन, अब वॉल्यूम क्या होगा, डी एक्स डी वाई डी जेड, ये आपका क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। ठीक है, ये आपके पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ये क्या है आपकी, टोटल एनर्जी जनरेटेड, टोटल एनर्जी जनरेटेड, ये आपकी क्या है, टोटल एनर्जी जनरेटेड। ठीक है, अब हम देखते हैं, हम देखते हैं टोटल एनर्जी एंटरिंग, कितनी एनर्जी आपकी एंटर हो रही है, टोटल एनर्जी एंटरिंग। तो एनर्जी एंटरिंग किसके बराबर है, एनर्जी एंटरिंग कौन कौन सी जगह से एंट्री हो रही है, देखिएगा प्रीवियस स्लाइड में, जो एनर्जी एंटर हो रही है आपकी, जो आपकी एनर्जी एंटर हो रही है, क्यू एक्स क्यू वाई क्यू जेड, यही तो आपकी एंट्री है। ठीक है, ये आपकी क्या है, एंट्री है। तो यहां से हम देखते हैं कि जो आपकी एनर्जी एंटरिंग है वो किसके बराबर है, क्यू एक्स प्लस क्यू वाई प्लस क्यू जेड। अब हम बात करते हैं ई आउट, एंड टोटल एनर्जी आउट। अब आउट क्या क्या चीज हो रही है, आउट देखिएगा, आपको आउटपुट क्या क्या मिल रहा है, यहां से देखिएगा, आउट क्या क्या चीज हो रही है, क्यू एक्स प्लस डी एक्स, क्यू वाई प्लस डी वाई, क्यू जेड प्लस डी जेड, ये आपका क्या है, एनर्जी आउट है। ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं हम क्यू एक्स प्लस डी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस डी वाई प्लस क्यू जेड प्लस डी जेड, या यहाँ पे इसको और तरीके से लिख लेते हैं, क्यू एक्स प्लस डी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस डी वाई प्लस क्यू जेड प्लस डी जेड, ये आपकी एनर्जी टोटल आउट हो रही है।
अब हम देखते हैं, स्टोर कितनी स्टोर होगी। ठीक है, तो ई स्टोर, तो आपको पता है स्टोरिंग एनर्जी किसके बराबर होती है, Q इजिकल टू एम सी पी डेल्टा टी होता है। तो एम सी डेल्टा टी, एम सी डी टी। ठीक है, Q इजिकल टू एम सी पी डेल्टा टी होता है। तो यहाँ पर आपको पता है, अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, जो एनर्जी है आपकी स्टोर वाली, ठीक है, हम उसको क्या लिखते हैं, अब जो एनर्जी स्टोर होगी, ठीक है, वो एनर्जी कैसे स्टोर होगी, वो एक टाइम का फंक्शन होगी, कितने टाइम में, कितने टाइम पीरियड में हो रही है। तो मतलब क्या है, अगर हमें एनर्जी स्टोर आपकी जो है उसको हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, क्योंकि जो एनर्जी स्टोर है उसको हमें कैलकुलेट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको एक टाइम वेरिएबल से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ से हम स्टोरिंग कैपेसिटी निकालेंगे, तो आपके पास जो मास होता है वो तो आपको पता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, ये टाइम नहीं है, सॉरी, इसको अभी एक सेकेंड, मास इनटू वॉल्यूम होता है। ठीक है, अब आपने क्या लिया है, आपने ये माना है कि जो डेंसिटी है वो होमोजीनियस मटेरियल है, इसलिए वो आपकी कांस्टेंट रहेगी। तो डेंसिटी वॉल्यूम क्या आएगा आपके पास, डी एक्स डी वाई इंटू डी जेड, ये आपका मास आ गया। ठीक है, ये आपके पास मास यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, अब जो एनर्जी है, उस एनर्जी आपकी क्या होती है, वॉट में होती है। ठीक है, वॉट में होती है। ठीक है, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, वॉट में होगी तो उसको हम लिख सकते हैं जूल पर सेकंड में। तो यहां से हम देखते हैं कि जो आपका ई स्टोर है, अगर टाइम डोमेन में लेंगे तो यहाँ किसके बराबर आ जाएगा, एक तो डेंसिटी डी एक्स डी वाई इंटू डी जेड इंटू कैपेसिटी इंटू डी टी ओवर स्मॉल टेम्परेचर डेरिवेशन इंटू टाइम। ये हमारे पास आ गई ई स्टोर की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमारे पास ई स्टोर आ चुका है यहाँ पर। अब हमारे पास जो इक्वेशन है उसको लिख लेते हैं। इक्वेशन आपके पास थी ई इन प्लस ई जनरेशन माइनस ई आउट इज इक्वल टू ई स्टोर। ये आपके पास अवेलेबल है इक्वेशन। तो यहां से हम देखते हैं ई इन क्या है आपके पास, क्यू एक्स प्लस क्यू वाई प्लस क्यू जेड। ठीक है, प्लस, अब हम देखते हैं जनरेशन क्या क्या चीज हो रही है, सॉरी, जनरेशन नहीं, ई आउट लिखते हैं पहले। ई आउट लिखते हैं, क्या है आपके पास, क्यू एक्स प्लस डी एक्स माइनस क्यू वाई, ठीक है, माइनस क्यू जेड प्लस डी जेड, ये आपके पास आ चुकी है, प्लस ई जनरेशन, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लिख लिया, इज इक्वल टू ई स्टोर। हमारे पास की वैल्यू अभी रखेंगे, एक सेकेंड, वैल्यू इसको रखेंगे अभी आगे बढ़ के। ठीक है, अब यहां से हम देखते हैं, यहां से इसको निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा पास क्यू एक्स प्लस क्यू वाई प्लस क्यू जेड प्लस ई जनरेशन माइनस ब्रैकेट ऑफ, ये आपका क्यू एक्स प्लस डेल ओवर डेल एक्स क्यू एक्स इंटू डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, माइनस ब्रैकेट ऑफ क्यू वाई प्लस डेल ओवर डेल वाई क्यू वाई डी वाई माइनस ऑफ क्यू जेड प्लस डेल ओवर डेल जेड क्यू जेड डी जेड इज इक्वल टू ई स्टोर। ठीक है, अब हम देखते हैं, हमारे पास ये इक्वेशन आ चुकी है। तो यहां से हम यह क्या देखने को मिल रहा है, यहां से हम ये देख पाएंगे
यहां से हम ये देख पा रहे हैं कि ये जो वैल्यूज है, क्यू एक्स से क्यू एक्स कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे हम, क्यू वाई से क्यू वाई ओपन कैंसिल हो जाएगा, क्यू जेड से क्यू जेड कैंसिल हो जाएगा जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तब। तो यहां से अब देखते हैं हम हमारे पास बचा क्या। ठीक है, क्या क्या बचा हमारे पास बचा यहाँ पर, हमारे पास बचा ई जनरेशन, ई जनरेशन माइनस डेल ओवर डेल एक्स क्यू एक्स डी एक्स माइनस ऑफ डेल ओवर डेल वाई क्यू वाई डी वाई माइनस डेल ओवर डेल जेड क्यू जेड इंटू डी जेड इज इक्वल टू ई स्टोर। ये हमारे पास इक्वेशन बची। ठीक है, अब हमें पता है, अब हम क्यू एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे क्यू वाई की, तो हमें पता है फ्रॉम फोरियर लॉ, फ्रॉम फोरियर्स लॉ। ठीक है, अब फोरियर्स लॉ के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि जो क्यू होता है वो आपका माइनस ऑफ के डी टी ओवर डी एक्स के बराबर होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्यू एक्स के लिए। तो जब क्यू एक्स की हम बात करेंगे, अब हम बात करते हैं क्यू एक्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो क्यू एक्स की वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, क्यू एक्स कैसे फेस आएगा, क्यू एक्स का फेस यही तो होगा। अगर हमने वो डायग्राम देखा तो उस डायग्राम में जो लेफ्ट फेस है वो यही तो था, यहां से आपके क्यू एक्स आ रहा था। ठीक है, ये आपके पास क्यू एक्स आ रहा था। ठीक, तो क्यू एक्स है तो यहां पर जो इसका एरिया होगा वो एरिया किसके बराबर होगा आपके पास, डी वाई इंटू डी जेड के बराबर ही तो होगा, क्योंकि ये हमारे पास क्या था, डी जेड था, ये आपके पास क्या था, डी वाई था। तो जो एरिया आया आपके पास वो एरिया किसके बराबर आया, एरिया क्या होगा आपके पास, डी वाई इंटू डी जेड। तो यहां से हम एक चीज निकालते हैं, यहां से हमें क्या पता लगा, यहां से हमें ये पता लगा कि जो क्यू एक्स है वो आपका हो जाएगा माइनस ऑफ के एक्स, माइनस ऑफ के एक्स, एरिया क्या हो जाएगा आपके पास, डी वाई इंटू डी जेड और डेल्टा ओवर डेल एक्स। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसी सिमिलरली हम y के लिए निकाल लेंगे, माइनस ऑफ के वाई डी जेड डी एक्स डेल्टा ओवर डेल वाई। सिमिलरली हम z के लिए निकाल लेंगे, माइनस का के जेड डी एक्स डी वाई डेल्टा ओवर डेल जेड। ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। अब इन वैल्यूज को क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे जो हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन आई थी, उस इक्वेशन में इन वैल्यूज को हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे और हम फाइंड आउट करेंगे क्या क्या चीजें हो रही। ठीक, चलिए, तो हमारे पास जो इक्वेशन थी वो इक्वेशन क्या थी आपके पास, एक सेकेंड, ये इक्वेशन थी हमारे पास, ये इक्वेशन थी। ठीक है, ई जनरेशन की वैल्यू हमें पता है, ई जनरेशन किसके बराबर था, ई जनरेशन किसके बराबर था, यहां से ई जनरेशन था आपके पास क्यू जनरेशन। ठीक है, डी एक्स डी वाई डी जेड के बराबर था। अब आपके पास फिर था आपके पास डेल ओवर डेल एक्स ब्रैकेट माइनस ऑफ के एक्स डी वाई डी जेड। ठीक है, डेल्टा ओवर डेल एक्स माइनस ऑफ डेल ओवर डेल वाई माइनस ऑफ के वाई डी एक्स डी जेड डेल्टा ओवर डेल वाई माइनस ऑफ डेल ओवर डेल जेड माइनस ऑफ के जेड डी एक्स डी वाई डेल्टा ओवर डेल जेड और इज इक्वल टू आपके पास ई स्टोर, ई स्टोर किसके बराबर था, डेंसिटी डी एक्स डी वाई डी जेड इंटू डेल्टा डेल्टी ओवर डेल्टा। ये हमारे पास था, ये इक्वेशन हमारे पास है अवेलेबल। ठीक है, अब यहां से हम क्या देखते हैं, यहां से हम देखते हैं कि जो dx dy dz है, dx dy और dz है, ठीक है, उसको क्या करें, यदि हम
सभी जगह से कॉमन निकाल लें। ठीक है, हम क्या करें, इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं हर जगह से। जब इसको हम कॉमन निकालेंगे, dx dy dz को हम अगर कॉमन निकालते हैं यहाँ से जब कॉमन निकालेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, एक सेकेंड, यहाँ पर आपका सॉरी एक टर्म छूट गया, यहाँ पर dx भी होगा, ठीक है, यहाँ पर dy भी होगा। चलो दोबारा लिख लेते हैं, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। यहाँ से ये टर्म हमारी क्या है, ये मिस मिस हो गई थी, उस टर्म को हम यहाँ पे अभी लिखते हैं कि वो टर्म आपकी किस प्रकार यहाँ पे लिखी जाएगी। ठीक है, तो ये जो टर्म है आपकी, उस टर्म को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, हमें पता है कि जो ई जनरेशन है, ई जनरेशन की वैल्यू क्या थी आपके पास, क्यू जनरेशन डी एक्स डी वाई डी जेड। ठीक है, और आपके पास ये जो वैल्यू है यहाँ पर, ये क्या हो जाएगी, डेल ओवर डेल एक्स माइनस ऑफ के एक्स डी वाई डी जेड, ठीक है, डी वाई डी जेड इंटू डी एक्स, ठीक, और डेल्टा ओवर डेल एक्स। आप देख सकते हैं यहाँ पर देख लीजिएगा, ये रहा आपका, एक सेकेंड, ये देखिएगा आप लोग, यहाँ पर देखिएगा, मैंने ई जनरेशन की वैल्यू को रखा है वहां पर, और किसकी रखा है वैल्यू, क्यू एक्स की। तो क्यू एक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन में क्या है, डी एक्स भी तो है, क्यू वाई के साथ मल्टीप्लीकेशन में डी वाई भी तो है, ये छूट गया था हमारा टर्म, और डी जेड भी तो है। ठीक है, तो इसी को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर जब लिख रहा हूँ मैं इसको, तो नेक्स्ट टर्म आपकी है माइनस डेल ओवर डेल वाई, यहाँ पर आ जाएगा माइनस ऑफ के वाई डी वाई डी जेड डी एक्स इंटू डेल्टा ओवर डेल वाई। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। माइनस का डेल ओवर डेल जेड के जेड डी वाई डी एक्स डी जेड डेल्टा ओवर डेल जेड। ठीक है, अब किसके बराबर है, स्टोर के बराबर। तो स्टोर क्या था आपके पास, रो डी एक्स डी वाई डी जेड इंटू डेल टी ओवर डेल। ठीक है, ये हमारे पास टर्म है। अब क्या करता हूं मैं, अब मैं क्या करता हूं, यहां से ये जो टर्म है पूरी कॉमन लेता हूं सभी जगह से। तो ये सभी जगह से क्या हो जाएगी, सब में से ये कॉमन ले लेंगे, यहाँ से भी कॉमन ले ली, यहाँ से भी कॉमन ले ली, तो इससे क्या हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएंगी, ये सब टर्म क्या हो जाएंगी आपकी, कैंसिल हो जाएंगी। यानी कि ये टर्म, ये टर्म, ये टर्म, ये वाली टर्म, ये टर्म कैंसिल होगी। तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा क्यू जनरेशन माइनस डेल ओवर डेल एक्स माइनस ऑफ के एक्स डेल टी ओवर डेल एक्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं हमारे पास बचा क्या क्या, हमारे पास बचा क्यू जनरेशन माइनस डेल ओवर डेल एक्स माइनस का के एक्स डेल टी ओवर डेल एक्स माइनस का डेल ओवर डेल वाई माइनस का के वाई डेल टी ओवर डेल वाई माइनस का डेल ओवर डेल जेड माइनस का के जेड डेल टी ओवर डेल जेड। ई स्टोर में क्या बचा हमारे पास, रो बचा है यहाँ पर, सी बचा, और आपका बचा डेल टी ओवर डेल टी। ये हमारे पास ये चीजें यहाँ पर बची। ठीक है, अब हम देखते हैं, अब हम क्या देखते हैं, अब देखेंगे यहाँ से क्यू जनरेशन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर आप देखिए क्या हो जाएगा, ये सब माइनस माइनस प्लस हो गया। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो आपका डेल ओवर डेल एक्स के एक्स डेल टी ओवर डेल एक्स, ये बचा आपके पास, ये हो गया, प्लस डेल ओवर डेल वाई के वाई डेल टी ओवर डेल वाई। ठीक है, यहाँ हमारे पास आ गया प्लस डेल ओवर डेल जेड, ये होगा के जेड डेल टी ओवर डेल जेड। तो ये किसके बराबर हो गया आपके पास, रो सी डेल टी ओवर डेल टी। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में।
अब हमारे पास क्या बचा? हमारे पास अब हम मानते हैं अपना सेकंड एजम्पशन, ठीक है? हमारा अब हम करते हैं हमारा यूज सेकंड एजम्पशन, एज्यूमिंग एज्यूमिंग मटेरियल इज आइसोट्रोपिक, मटेरियल इज आइसोट्रोपिक। हमारा जंक्शन क्या है कि जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं वो मटेरियल आपका क्या है, आइसोट्रोपिक है। मतलब आइसोट्रोपिक का मतलब है कि सभी डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम, सभी डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम होंगी, सेम होंगी। ये आपका क्या है, आइसोट्रोपिक की मतलब तो क्या है, तो यानी कि जो के एक्स है कंडक्टिविटी है सभी डायरेक्शन में किसके बराबर हो जाएगी, के बराबर। ये हमारा सेकंड एजम्पशन है कि जो मटेरियल है आपका, सेकंड एजम्पशन ये है कि जो मटेरियल है वो आपका क्या होना चाहिए, आइसोट्रोपिक। तो यहां से हम देखते हैं तब, देन अब क्या हो जाएगा, अब आपका हो जाएगा कि जो डेल ओवर डेल एक्स, के डेल टी ओवर डेल एक्स प्लस डेल ओवर डेल वाई, के डेल टी ओवर डेल वाई, ठीक है? और यहां से हो गया आपका प्लस डेल ओवर डेल जेड, के डेल टी ओवर डेल जेड प्लस क्यू जनरेशन इज इक्वल टू रो सी डेल टी ओवर डेल टी। ये हमारे पास हो गया, हमने क्या ले लिया, आइसोट्रोपिक कंडीशन को हमने यूज कर लिया। आइसोट्रोपिक केस में जो कंडक्टिविटी है उस सभी दिशाओं में क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो यहां से हमारे पास क्या है, यहां से हमें पता है कि जो कंडक्टिविटी है वो वैसे तो फंक्शन होती है टेम्परेचर का, ठीक है? टेम्परेचर फंक्शन होती है, और जो टेम्परेचर फंक्शन होता है वो किसका होता है, स्पेस कोऑर्डिनेट का। तो यदि मैंने मान लिया है कि आपका जो मटेरियल है वो आइसोट्रोपिक है, मैंने ये मान लिया, एज्यूम कर लिया मटेरियल क्या है, आइसोट्रोपिक है, तो जो कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, वो आपका जो प्रॉपर्टी है सभी डायरेक्शन में सेम हो जाएगी। तो ना वो उस पर डिपेंड करेगी ना वो स्पेस पर डिपेंड करेगी। यानी कि क्या है, तो के है आपका क्या हो जाएगी, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर हो जाएगी, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड स्पेस कोऑर्डिनेट। जब आपने मान लिया कि वो मटेरियल कैसा, आइसोट्रोपिक है, जब आइसोट्रोपिक माना तो वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा टेम्परेचर के और स्पेस कोऑर्डिनेट की। तो इस केस में क्या हो जाएगा, तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, तो के आपका आ जाएगा बाहर और आपका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा डेल ओवर डेल टी डेल एक्स स्क्वायर प्लस के डेल स्क्वायर टी ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस के डेल स्क्वायर टी ओवर डेल जेड स्क्वायर प्लस क्यू जनरेशन इज इक्वल टू रो सी डेल टी ओवर डेल टी। ठीक है, ये हमारे पास चीजें आ गई। अब हम देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्या क्या चीजें होंगी। अब देखिए, अब हमारे पास क्या आ गया, हमने के कॉमन ले लिया बाहर, हमारे पास बचा डेल स्क्वायर टी ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी ओवर डेल जेड स्क्वायर प्लस क्यू जनरेशन इज इक्वल टू रो सी डेल टी ओवर डेल टी। ये हमारे पास इक्वेशन बच गई, ठीक है? ये हमारे पास क्या आ गई, फाइनली इक्वेशन आ गई। अब इसमें हम क्या करते हैं, के से डिवाइड कर देते हैं। तो के से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर टी ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी ओवर डेल जेड स्क्वायर प्लस क्यू जनरेशन डिवाइडेड बाई के इज इक्वल टू एल्फा सी ओवर के डेल टाउ ओवर डेल टी। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड में दोबारा लिख लेते हैं इसको भी। यानी हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, हमारे पास यहाँ बचा डेल स्क्वायर टी ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी ओवर डेल जेड स्क्वायर प्लस क्यू जनरेशन डिवाइडेड बाई के इज इक्वल टू रो सी अपॉन के डेल टी ओवर डेल टी।
ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, डेल टी ओवर डेल टी, यही तो बचा हमारे पास। तो यहाँ पर एक एक टर्म इंट्रोड्यूस हुई है आपके पास, ये एक सेकंड में आपको अलग कलर से दिखाता हूँ। ये किसको बता रही है, ये आपकी थर्मल डिफ्यूजिविटी बता रही है, मतलब कि इसकी वैल्यू है ये 1/अल्फा की तो वैल्यू है, क्योंकि आपको पता है कि अल्फा बराबर क्या होता है, के अपॉन रो सी। ये क्या है, उसका उल्टा है, तो यानी 1/अल्फा हो गया ना, हो गया ये। तो यहाँ से एक टर्म आपके पास आ जाएगी, ब्यूटीफुली टर्म आ गई आपके पास, डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टी ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी ओवर डेल जेड स्क्वायर प्लस क्यू जनरेशन डिवाइडेड बाई के इज इक्वल टू 1/अल्फा डेल टी ओवर डेल टी। ये आपके पास टर्म आ चुकी है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये टर्म आ चुकी है, तो इसको हम बंद कर लेते हैं। ये आपकी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है कंडक्शन के लिए, ठीक है। अब हम इसमें क्या करते हैं, जो आपने एजम्पशन यूज किया था, आइसोट्रोपिक का यूज किया था, ठीक है। अब हम यूज करते हैं थर्ड एजम्पशन। थर्ड एजम्पशन हम यूज करते हैं फॉर स्टेडी सिस्टम, फॉर स्टेडी सिस्टम, स्टेडी स्टेट, फॉर स्टेडी स्टेट ले लो। फॉर स्टेडी स्टेट मतलब कि टाइम के साथ किसी भी चीज में बदलाव ना हो, ठीक है। टाइम क्या है आपका, टाइम के साथ कोई भी चीज में बदलाव ना हो, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में आपकी जो टर्म है डेल टी ओवर डेल टी, वो क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगी, क्योंकि टाइम के साथ टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगी, जीरो के बराबर। तो यानी कि ये इक्वेशन हमारे पास आएगी, ये जो आपके पास इक्वेशन आएगी क्या आ जाएगी, डेल स्क्वायर टी ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी ओवर डेल जेड स्क्वायर प्लस क्यू जनरेशन डिवाइडेड बाई के इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं पॉइजन इक्वेशन। क्या बोलते हैं, पॉइजन इक्वेशन। ये इक्वेशन क्या है आपकी, पॉइजन इक्वेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसी में बात करेंगे अभी। तो अब हम बात करते हैं व्हेन नो हीट इज नो हीट जनरेशन, व्हेन नो हीट जनरेशन, आपकी हीट जनरेशन नहीं हो रही, यानी कि जो क्यू जनरेशन है उसकी वैल्यू क्या है, जीरो है। आपके पास क्यू जनरेशन है वो क्या है, जीरो है, तो हमारे पास क्या इक्वेशन में चाहिए, डेल स्क्वायर टी ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी ओवर डेल जेड स्क्वायर प्लस जीरो इज इक्वल टू 1/अल्फा डेल टी ओवर डेल टी। अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं, ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई भी हीट जनरेशन नहीं है तो इस इक्वेशन को हम बोलते हैं डिफ्यूजन इक्वेशन। क्या है आपके पास, ये डिफ्यूजन इक्वेशन। अब मैं बात करता हूं, पांचवा केस में लेता हूं, मैं ले लेता हूं बोथ स्टेडी एंड नो हीट जनरेशन, बोथ स्टेडी एंड जो क्यू जनरेशन है वो जीरो ले लिया मैंने, यानी स्टेडी प्रोसेस है और क्यू जनरेशन भी जीरो है। तो यहां से क्या बचेगा आपके पास, डेल स्क्वायर टी डेल स्क्वायर डेल स्क्वायर टी ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी ओवर डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ये क्या है आपके पास, ये इक्वेशन है लाप्लास इक्वेशन। इसे क्या बोलेंगे हम, लाप्लास इक्वेशन, ठीक है। ये आपकी क्या है, कंडक्शन इक्वेशन है, डिफरेंशियल कंडक्शन इक्वेशन। व्हेन स्टडी और नो आपका जो हीट जनरेशन वो नहीं हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे क्या बोलते हैं, लाप्लास इक्वेशन। तो आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। इस लेक्चर में मैंने आपको जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में डिफरेंशियल इक्वेशन है कंडक्शन की, वो आपको ड्राइव कर दी है। तो नेक्स्ट लेक्चर होगा, फिर हम उसमें स्लैब के बारे में बात करेंगे, जनरेशन, हीट जनरेशन, वेरिएबल थर्मल, नॉन वेरिएबल थर्मल कंडक्टिविटी और कांस्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में। ठीक है, आज के लिए इतने काफ़ी है। थैंक यू क्लास।